आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो की फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखिए जी, मैं एनालिसिस करने से पहले वीडियो को शुरू करूँगा, डायरेक्ट शुरू करूँगा, लेकिन कुछ बात बता देता हूँ कि मैंने इसको जो एनालिसिस की है उसको मैंने पेपर पे नोट डाउन किया। तो मैं नीचे की तरफ देख के बात करूँगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो उसके लिए अभी से सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करेंगे शुरू। तो देखिए जी, फाइनेंशियल इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है लो। आगे बात करेंगे टेक्निकली तो वो बुलिश है, लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सपेंसिव है। मार्केट कैप 1,39,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक ठाक है। अब आगे बात करेंगे ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, 4.99%, ऑलमोस्ट 5% के आसपास रिटर्न ऑफ इक्विटी ईयर ऑन ईयर घटा है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है, नोट कर लो इसको। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स की, तो शेयर होल्डिंग्स में भाई कुछ पूछो देखो, प्रमोटर्स के पास 0% शेयर होल्डिंग्स है। ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, जो कि है, मैं बता रहा हूँ ये नेगेटिव पॉइंट है जब प्रमोटर्स के पास कुछ नहीं है। प्रमोटर्स ने अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दी, तो भाई नेगेटिव पॉइंट। क्लियर व्यू एकदम, जो मतलब जानता है इन सब बातों को, फंडामेंटल एनालिसिस करना, उसको पता है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आगे बात करेंगे, मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले सकते हैं, और बाकी तो भाई मेरी मर्जी है। मैं तो अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, रोज करके जाता हूँ, आप देखते हैं, बाकी आप जानो। FIs की बात करूँ, 54.88% शेयर होल्डिंग्स है उनके पास, और म्यूचुअल फंड्स के पास 12.34%, पब्लिक के पास, हम जैसे लोगों के पास 27.98%, अदर्स की बात करूँ तो 3.13% है। अब आगे बात करेंगे ROE फाइनेंशियल ईयर। अब सारे नंबर फाइनेंशियल ईयर ही देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जी, FY21 में 98% बढ़ा था। ठीक है, लेकिन उससे पहले FY20 की बात करूँ तो 1198% के लगभग, शायद, हाँ मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने चेक किया था, तो 1180 या 88 के आसपास इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी था वो घटा था। अब आगे बात करेंगे FY21 की, वो FY22 की कह रहा था मैं। FY21 98% बढ़ा, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल था ना, ऑब्वियसली बात है। आगे बात करेंगे FY22 की, तो 31% बढ़ा है। FY23 की बात करें तो 31.8%, यानी कि पहले FY21 में 98% बढ़ा था, FY22 में 31%, FY23 में 31.8% बढ़ा है। ठीक है जी, आगे बात करेंगे ROA की, तो FY21 में 88.6% बढ़ा है, FY22 में 25.3%, FY23 में 35.6%, यानी कि 3 साल लगातार बढ़ा है। अच्छा है। EPS जो है वो FY21 में 72.1% बढ़ा है, और 22 की बात करूँ तो -10.6%, FY23 की बात करूँ तो +28.1%। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं VVPS की। तो FY21 में जो इसका VVPS बढ़ा है वो 1539% बढ़ा है। चलो अच्छा है। FY22 में 100% घटा है, FY23 में 7.7% बढ़ा है। काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने के लिए मिले, लेकिन आपको भी पता है मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बता रखे हैं, और आगे भी नेगेटिव पॉइंट जो है वो दिखाता रहूँगा। EV टू सेल्स की बात करूँ तो FY22 की बात करूँ तो 0% बढ़ी थी। FY23 की बात करूँ तो 59.8% इसकी जो EV टू सेल्स है वो घटी है। सीधा बात करेंगे करंट रेशियो की, तो FY21 में 8.2 का था। ठीक है भाई, करंट रेशियो। FY22 में 10.60 का, लेकिन FY23 में 7.52 का है, तो थोड़ा बहुत ठीक है। आगे बात करेंगे नेट इनकम की, तो FY21 में 65% बढ़ा है, FY22 में 48% इसकी नेट इनकम है वो घटी है। FY23 की बात करूँ तो 19.6% इसकी नेट इनकम बढ़ गई है। और वहीं बात करेंगे रेवेन्यू की, तो FY21 में 23.5% इसकी जो रेवेन्यू है वो घटा है। FY22 में 110% बढ़ा है, FY23 में 68.9% इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 80% इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है, FY22 में 296% घटी है, FY23 में 34% इसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि एसेट्स वो होते हैं जिनसे कंपनी कुछ प्रॉफिट लेती है, कुछ अर्न करती है, और लायबिलिटीज़ वो होती हैं जिनसे कंपनी खर्चा करती, मतलब खर्चा होता है उनके ऊपर। ठीक है, तो वो किसी काम की नहीं होती, खाली खर्चा करवाती हैं, और उनसे कोई प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होता है, वो होती हैं लायबिलिटीज़। ठीक है, अब बात करेंगे एसेट्स। तो एसेट्स से इसके पास 8,700 करोड़ के हैं एसेट्स FY21 में, और FY22 की बात करूँ 610 करोड़ के हैं। 8,700 करोड़ के इसके पास एसेट्स है FY21 में, और लाइबिलिटीज़ थी 610 करोड़ की। ठीक है, आगे बात करेंगे FY22 की, तो 17,330 करोड़ के पास एसेट्स है, और लाइबिलिटीज़ थी
828 करोड़, 828 करोड़ की इसके पास लाइबिलिटीज़ थी। ठीक है, बहुत अच्छा डिफरेंस है। अब FY23 की बात करूँ तो 21,600 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 2,115 करोड़ की। ठीक है, लेकिन नेट कैश फ्लो इसका जो है वो 174 करोड़ का घटा है। अब नेट कैश फ्लो में थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी को अगर आप पूछेंगे आप सर इसमें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, देखिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए पूछें तो 10 में से 8 नंबर आराम से दे दूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पूछें तो 10 में से 4 नंबर मैं ज़रूर दूंगा। 3-4 नंबर दूंगा क्योंकि थोड़े बहुत नंबर नेगेटिव है, थोड़े बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह ले सकते हैं और मैं आपको कोई टारगेट भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस टारगेट पे बाई कीजिए। आपको मैंने सीधे नंबर बता दिए हैं, तो उनके बेसिस पर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नए थे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपसे कहना ही क्या है, आप कुछ कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, और इन नंबर्स की अगर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में उस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस लेकर।